गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 6th क्लास, जिसमें आज हम हिस्ट्री का जो 3rd चैप्टर कर रहे हैं उसका एक नया टॉपिक रीड आउट करेंगे, जिसकी हेडिंग है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। मीन्स गुजरात में जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए प्लेसेस मिले हैं उनके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर दी गई है वो। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। कच्छ के इलाके में खंदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। कच्छ के इलाके में, जो कच्छ का इलाका है गुजरात का, वहाँ पर कहता है कि खंदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था। वहाँ साफ़ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। भाई जहाँ नदी होगी वहाँ तो साधारण सी बात है, मिट्टी सोना उगले हीगी, तो ज़मीन उपजाऊ है और पानी भी साफ़ था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हमने पीछे पढ़ा 2 होते थे, एक तो पूर्वी होता था, एक पश्चिमी होता था। ठीक है, एक ऊंचा भाग होता था और एक नीचा, तो इस तरह से। और यहाँ पर 3 मिले हैं। धोलावीरा में कितने हैं? 3। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके हर हिस्से के चारों ओर, मतलब जैसे 3 हिस्से थे, ठीक है, तीनों हिस्सों को 4 दीवारी से घिरा गया था। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, मतलब अगर अंदर एंट्री करनी है तो बड़े बड़े प्रवेश द्वार लगाए गए थे। इस नगर को में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। मतलब यहाँ की जो लिपि, हड़प्पा लिपि लिखी गई है, उसको बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर पत्थरों पर देखा जा सकता है। जो अवशेष मिले हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करने के लिए एक बड़ा सा मैदान भी छोड़ रखा था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, लेकिन ये अभिलेख जो हैं ये बड़ी बड़ी चीज़ों पर पाए गए थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। मतलब जो कीमती पत्थरों के लिए कच्चा माल होता था वो यहाँ पर आसानी से मिल जाता था। लोथल कहाँ था? गुजरात की खंबात की खाड़ी में, जो साबरमती नदी की उपनदी है उसके किनारे बसा हुआ था। उसके बाद क्या कहता है इसमें, यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर पत्थरों से चीज़ें बनाई जाती थी, शंख वगैरह से चीज़ें बनाई जाती थी, धातुओं से, मेटल से जो चीज़ें बनाई जाती थी, तो यहाँ पर बनती थी। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, मीन्स स्टोरेज रूम। इस भंडार गृह में से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या होता है? गिल्ली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। जैसे आप गिल्ली मिट्टी ले लो, उसकी कोई मतलब एक उसको एक बिल्कुल फ्लैट कर लो, ठीक है। अब उस फ्लैट मिट्टी के ऊपर आप कोई भी उभरी हुई चीज़ से क्या करोगे, उसके ऊपर दबाव डालोगे ना, तो वो निशान उसके ऊपर छप जाएंगे। आपने कभी अगर मिट्टी में करके देखा हो, खेले हो, तो ज़रूर पता होगा इस चीज़ का। अगर नहीं करके देखा तो कभी करके देख लेना। जैसे आपके पास आजकल तो जैसे वो क्ले आती है, क्ले मिट्टी, जो क्ले टाइप की जो मिट्टी होती है, बच्चे उससे खेलते हैं, कलर टाइप होती है, उससे खेलते हो ना आप, उससे अलग अलग चीज़ें उसके ऊपर उकेर लेते हो, तो वो उस टाइप का कुछ। इसमें और क्या बताता है, देखो एक पिक्चर दी गई है, लोथल का बंदरगाह, मतलब पोर्ट दी गई है लोथल की। ये लोथल की बंदरगाह है। यहाँ बताया गया यह बड़ा जलाशय लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा भी जाता होगा। मतलब ये जो है ना, ये बंदरगाह दिखाई गई कि ये बंदरगाह के रूप में यूज़ किया जाता था। बंदर क्या होता है? जहाँ समुद्री जहाज जाकर लंगर डालते हैं। लंगर वो खाने वाला नहीं, लंगर होता है, लंगर खाने वाला भी होता है, देखो। लेकिन ये जो जहाज़ अपना एक तरह से स्टॉपेज बनाते हैं ना, लंगर डालते हैं, उसके अंदर बड़ा सारा एक हैंगर होता है, उससे फिर वहाँ पर जहाज़ को रोका जा सकता है, तो वो लंगर होता है बेटा। तो यहाँ पर भी माना जाता है कि यहाँ पर सामान का लेन देन होता था, उनको उतारा चढ़ाया जाता था, जो दूसरी जगहों से सामान आता था। उसके बाद इसमें कहता है यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। देखो ये चीज़ ये दिखाए गए कुछ अवशेष हैं। ये मुहरों का प्रयोग
सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। देखो आज भी होता है, जैसे आप कोई सामान मंगवाते हो कहीं से किसी जगह से दूसरी जगह पे, तो उस पर तो देखो एड्रेस वगैरह लिखा होता है, लेकिन कोई स्टैंप वगैरह भी यूज़ की जा सकती है। तो ये स्टैंप यूज़ करते थे, डिब्बे वगैरह, थैले, जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, और उससे पहचान लिया जाता था कि ये सामान वहाँ का है। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मुहाना मतलब जो उनका मुंह होता था ना, जैसे हम थैले में सामान डालते हैं, अब उसको ऊपर से रस्सी से बांध देते हैं, तो वो उसका जो मुंह है ना, जो बंद किया गया है जो ऊपर से, वो उसका मुहाना है। नदी का भी मुहाना होता है, जहाँ पर नदी, छोटी नदी किसी बड़ी नदी से मिलती है या समुद्र से मिलती है, वो नदी का मुहाना होता है। तो इसमें भी बताएगा उसको कैसे बंद किया जाता था। उस पर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी और उस पर एक स्टैंप लगा दी जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। तो मुहर की छाप को मुहरबंदी किसे कहते थे? जो मुहर होती थी, जो स्टैंप होती थी, उसकी जो छाप लगाई जाती थी किसी भी चीज़ के ऊपर, उसको मुहरबंदी कहा जाता था। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बोर्ड की क्लास होती है, आपने सुना होगा 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। तो बेटा वो एग्ज़ाम का मतलब क्या है कि वो जो एग्ज़ाम होंगे बच्चों के, वो एक तो उन्हीं के स्कूल में नहीं होंगे जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं, कहीं और होंगे। दूसरी बात उसके साथ क्या होती है? दूसरी बात ये होती है कि जो एग्ज़ाम चेक होंगे वो वहाँ भी नहीं होंगे, कहीं और होंगे। अब वो बच्चों के एग्ज़ाम लेने के बाद उसको एक थैले में डाला जाता है, आंसर शीट को, और आंसर शीट को थैले में डालने के बाद क्या कर लिया जाता है? ऊपर से बंद किया जाता है, ऊपर से अच्छी तरह से रस्सी से बांधा जाता है। फिर उसके ऊपर लाख होता है ना, जो लाख होता है, लाख एक मतलब मिट्टी टाइप से का होता है, तो एक पदार्थ होता है, उसको मोमबत्ती से बिल्कुल गर्म करके लाख मतलब उसके ऊपर निशान लगा दिया जाता है और उसके ऊपर स्टैंप लगा दी जाती है जहाँ पर उसको बंद करते हैं। अब अगर वो लाख का निशान अगर टूटा हुआ मिले ना, तो इसका मतलब वो बंडल खुला हुआ है, रास्ते में किसी ने आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ की है, मतलब हेराफेरी की गई है। ऐसा ही यहाँ पर होता था। तो इसके ऊपर जो गिल्ली मिट्टी से मोहर लगा दी ना, अब गिल्ली मिट्टी सूखेगी भाई, और मोहर तो चाहिए, सूखने के बाद और भी क्या हो जाएगी? वो हार्ड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो टूटी फूटी मिलती है ये मोहर और ये छाप, तो इसका मतलब इस थैले के में जो सामान था वो निकाला या डाला या अदला बदली की गई है। नेक्स्ट, सभ्यता के अंत का रहस्य। आज हम इस सभ्यता के अंत का रहस्य के लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं और अब इसके बारे में देखते हैं कैसे इसके क्या बताया जाता है, इसके मतलब एक तरह से अंत के बारे में। थोड़ी सी बुक की जो ये सेटिंग है थोड़ी अच्छी से नहीं हो रही, अब हो जाएगी लगभग शायद, हाँ थोड़ा सा इसको पकड़ना पड़ेगा। यस, तो चलिए ये और देख लेते हैं आज। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अचानक से माना जाता है कि अचानक इन नगरों को छोड़ा गया था, और उसके साथ क्या हुआ फिर आगे देखते हैं। आगे कहता है, लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरों के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। जो पानी निकालने की, गंदा पानी या जो भी गांव का पानी था निकालने का, जो इतना बड़ा सिस्टम बनाया गया था वो नष्ट होने लगा था, और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। अब जो लोग घरों में रहते थे अच्छे से बना के, अब वो झुग्गी नुमा में रहने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है ना, अब लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। भट्ठे होते हैं जो ईंटों के, वहाँ लकड़ी की ज़रूरत होती है, लकड़ी से आग जलाई जाती है और ईंटों को पकाया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही किया हुआ होगा इनके साथ भी। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इसके अलावा मवेशी के बड़े बड़े झुंडों के से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। जो बड़े बड़े झुंडों में लोग पशु पालते थे, चारागाह में जो घास वगैरह उगती थी, उससे मैदान साफ हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होता है। देखो अब बाढ़ आई हुई है, इस टाइम में आई हुई ना भारत के कई हिस्सों में, लेकिन क्या उसका सभी जगह एक जैसा असर है? नहीं ना। तो ये कारण भी नहीं माना जा सकता कि बाढ़ आई हो या नदी सूख गई हो, चाहे घास वगैरह, मतलब ये कह सकते हैं कि चलो भाई जंगल भी ख़त्म हो गए, लेकिन फिर इतना एकदम से कैसे हुआ, सभी जगह पर कैसे ख़त्म हुआ? ये बड़ी एक रहस्यमय बात है कि एकदम से सभी जगह कैसे डिस्ट्रॉय हुई है। नेक्स्ट इसमें कहता है, फिर ऐसा लगता है कि शासकों
का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। आधुनिक पंजाब में जो आधुनिक जो आज के समय का जो पाकिस्तान है ना, पहले ये सारा भारत का हिस्सा था, तो इसलिए इसको आधुनिक पाकिस्तान बोलते हैं। वहाँ पर जो सिंध और जो पंजाब है, वहाँ की बस्तियां कहते हैं कि उजड़ गई थी, मतलब तहस नहस हो गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में आकर बस गए थे। पूर्व की तरफ लोगों ने जाने का मतलब जाना शुरू कर दिया और नई बस्तियाँ बनने लगी, और दक्षिण की तरफ भी। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जिनके बारे में हम पाठ 6 और 9 में पढ़ेंगे। तो देखो 14 साल के बाद का आगे हमें पता चलेगा, बीच के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई। एक और स्रोत यहाँ पर दिया गया, एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर बताई गई है, जिसको हम अन्यत्र के नाम से यहाँ पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है जो वो किसी और जगहों के बारे में बताया गया। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। मिस्र एक देश है जिसको इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का लगभग अधिकांश भाग रेगिस्तान है। तो कहते हैं कि जो मिस्र के अंदर जो नील नदी है ना, ये नील नदी के आसपास तो क्या होगा, वहाँ तो थोड़ा ठीक सिस्टम है, हरियाली वगैरह, लेकिन उसके अलावा जो ज़्यादातर हिस्सा है वो रेगिस्तान से भरा हुआ है। उसके बाद कहता है लगभग 5,000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, मतलब जो हाथियों के दांत होते हैं, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो पिरामिड किसे कहते हैं? मिस्र के शासकों ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। राजा के मरने के बाद उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफना कर रखा जाता था। तो ये देखो, ये दिए गए हैं ना, आपने मम्मी वगैरह सुने होंगे टीवी वगैरह में कि मम्मी वगैरह होती है। मम्मी वो नहीं जो आपकी मम्मी है, नहीं, आपके पापा की मम्मी, सबकी मम्मी, वो मम्मियाँ नहीं, ये एक अलग मम्मी होती है। जो जब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, मृत्यु हो जाती थी, तो उसको पट्टियों से लपेट दिया जाता था और उसके ऊपर थोड़ी बहुत कुछ केमिकल दवाइयाँ भी डाल दी जाती थी। वो क्यों किया जाता था? ऐसा माना जाता था कि इससे क्या होगा कि इनकी जो हड्डियाँ वगैरह हैं ये जल्दी से गलेंगी नहीं, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। इसी वजह से तो आज हमें इतनी सारी जानकारी मिल पा रही है। देखो, उन लोगों ने भी सोचा होगा, उन लोगों ने ये सोचते थे कि आगे के भविष्य के लोग भी हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, वो भी हमारे बारे में जान पाएँ कि हम कैसे थे, कैसे नहीं थे। तो इसलिए वो इनको ऐसा करते थे। लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ये पिरामिड बनाए जाते थे। इनमें इनकी जो शव होते थे वो रख दिए जाते थे। इस शव के साथ कुछ और चीज़ें भी रखी जाती थी। क्या रखा जाता था? खाद्यान्न मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं, पेय पीने वाली चीज़ें, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार। वाद्य यंत्र मतलब जो मतलब ये बजाने वाली चीज़ें होती हैं, म्यूज़िक के अंदर काम आती हैं। हथियार और जानवर भी शामिल होते थे। ये सब भी चीज़ें इनके आसपास रख दी जाती थी, ये भी दफना दी जाती थी। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। देखो कितनी भयंकर चीज़ है भाई, ये बड़ी भयंकर बात हो गई इसमें कि मतलब जिंदा एक तो व्यक्ति मरा हुआ है और उसके साथ जीवित व्यक्ति को भी दफनाया जा रहा है। तो ये बड़ी ही एक दिल दहलाने वाली चीज़ है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। अगर दुनिया में शव दफनाने की प्रोसेस देखें ना, तो इतना पैसा कहीं नहीं खर्च होता था किसी को दफनाने में जितना यहाँ पर किया जाता था। तो ये था बेटा हमारा 3rd चैप्टर, जिसके बारे में हमने रीडिंग की। आगे जो हम पढ़ेंगे वो हमारा एक नया चैप्टर होगा। क्या बताती हैं किताबें और कब्रें? जो किताबें होती हैं, जो कब्रें होती हैं, वो हमें क्या बताएंगी। और इससे पहले तो अभी हमारा इस चैप्टर का थोड़ा सा और भाग रहता है क्वेश्चन आंसर का। ये बुक एक्सरसाइज का पोर्शन है बेटा, मैच किया हुआ है। आप इसको देखेंगे अच्छे से और आप भी कोशिश करेंगे, याद करेंगे। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई हैं, जैसे मेहरगढ़ में कपास की खेती 7,000 साल पहले होती थी। नगरों का आरंभ जो था वो 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुई और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। वैसे ये इंपॉर्टेंट डेट्स में भी मैं आपको शायद करवा चुका हूँगा, अगर किसी ने ना किए हों तो अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये था बेटा हमारा 3rd चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा आरंभिक नगर कि जो मनुष्य सभ्यता थी उसने जो आरंभिक नगर बनाए थे वो किस तरह के थे। उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में हमने पढ़ा, किस किस तरह की चीज़ें वहाँ पर थी, कैसे कच्चा माल होता था, लोग क्या क्या काम करते थे, क्या क्या चीज़ें खाने में यूज़ करते थे, ये सब बातें हमने
हमने यहाँ पर पढ़ी। इसके अलावा ये देखा कि इनका अंत भी एक रहस्यमय तरीके से हुआ, और एक नई जगह के बारे में, मिस्र के बारे में हमने पढ़ा, उनकी जो कल्चर थी पिरामिड में शव दफनाने की, उसके बारे में भी पढ़ा। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।